नमस्कार। इस कक्षा में हम समाजशास्त्रीय समीक्षा या समाजशास्त्रीय आलोचना की चर्चा करने जा रहे हैं। आलोचना का संबंध साहित्य से होता है और साहित्य का संबंध परंपरागत रूप से सौंदर्य से माना जाता है, सौंदर्य शास्त्र से माना जाता है। आलोचना जब कविता की जाती है या किसी दूसरी साहित्यिक रचना की जाती है तो परंपरागत तरीके से काव्य शास्त्र के आधार पे या उस विधा के अपने शास्त्र के आधार पे उसका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि कविता में आप रस, छंद या अलंकार या शब्द शक्तियों की विवेचना कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की सफलता की बात कर सकते हैं। या जब हम पश्चिमी परंपरा में जाते हैं तो वहाँ कविता पे विचार करते हुए अनेक महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनकी चर्चा होती है, जैसे कि कथानक की, चरित्र की, त्रासदी की, उदात्त की, जिसका सिद्धांत लॉन्जाइनस ने दिया था किसी ज़माने में। लेकिन आधुनिक काल में साहित्य की समाजशास्त्रीय आलोचना की चर्चा भी खूब हुई है। अनेक लेखक, अनेक आलोचक आलोचना की इस पद्धति से जोड़े जाते हैं। तो आज की क्लास में हम पहले तो ये विचार करेंगे कि साहित्य की समाजशास्त्रीय समीक्षा या आलोचना से मतलब क्या है और क्या साहित्य की ऐसी आलोचना की जा सकती है या उसे करने की कोई ज़रूरत है। साहित्य की समाजशास्त्रीय समीक्षा का संबंध साहित्य और समाज के संबंध पर ध्यान देने से खुलता है। अगर आप परिभाषा के रूप में देखें तो कह सकते हैं कि रचना की प्रक्रिया में समाज की भूमिका, रचना की सामाजिक अंतर्वस्तु और अभिप्राय तथा रचना के सामाजिक प्रभाव का आकलन करना समाजशास्त्रीय आलोचना है। यानी जो रचना हमारे सामने है उसका समाज से क्या रिश्ता है। क्या वो किसी सामाजिक यथार्थ को प्रकट करने के लिए आई है या वो समाज के किसी अपने प्रश्न का हल ढूंढते हुए आई है या वो समाज के किसी स्वप्न, किसी आदर्श को प्रकट करने के लिए रची गई है। साहित्य के बारे में दो नज़रिए हैं। एक नज़रिया ये मानता है कि साहित्य का सामाजिक यथार्थ से कोई बहुत लेना देना नहीं होना चाहिए। ये ठीक है कि साहित्य की रचना इंसान करते हैं, लेकिन जो कलावादी दृष्टिकोण है साहित्य का, वो ये समझता है कि साहित्य एक ऐसा कोना है जहाँ इंसान अपनी रोज़मर्रे की ज़िंदगी से बचकर या उससे छूट कर जाता है। वो साहित्य को एक विशुद्ध सौंदर्यात्मक अनुभव मानते हैं, एक अलौकिक अनुभव मानते हैं जिसका कोई लेना देना लौकिक जीवन से नहीं है। लौकिक जीवन तो अपनी जगह है ही। साहित्य को माना जाता है कि वो हमें उस लौकिक जीवन से, सामाजिक जीवन से परे कहीं और ले जाता है। इसलिए साहित्यिक अनुभव का जीवनानुभव से संबंध नहीं होना चाहिए, ऐसा मान लिया जाता है। इस पर साहित्य में लंबी बहस है, पर निश्चय ही एक दूसरा स्कूल है, एक दूसरा वर्ग है विद्वानों का जो इस बात पर जोर देता है कि साहित्य जीवन के अनुभव से ही उपजता है। यानी जीवनानुभव और साहित्यिक काव्यात्मक अनुभव में कोई मौलिक अंतर नहीं है, एक ख़ास तरह का अनुभव है जीवन का, जीवन की पुनर्रचना है। हमने जिस जीवन को जिया है
उसको और गहराई से समझने के लिए हम शब्दों में या रंगों में उसको फिर से रचते हैं। इसलिए हमेशा ये देखा जाता है कि ख़ास तरह का समय और ख़ास तरह का समाज ख़ास तरह की रचनाओं को जन्म देता है। ये यूँ ही नहीं है कि किसी ज़माने में साहित्य की प्रमुख विधा महाकाव्य हुआ करती थी और आधुनिक ज़माने में उपन्यास को साहित्य की प्रमुख विधा मान लिया गया। मनुष्य है जो साहित्य की रचना करता है, और मनुष्य यूं ही कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करता है वो अपने जीवन की समस्याओं का किसी न किसी रूप में हल ढूंढते हुए करता है, और उसका अपना जीवन हमेशा एक सामाजिक जीवन है। तो समाजशास्त्रीय आलोचक ये कोशिश करता है कि देखे कि उसके सामने जो रचना है उसके निर्माण में समाज की क्या भूमिका रही है, उसके कौन से प्रश्न उसे प्रेरित करते रहे हैं, और जो वो रचना बनी है तो उसमें जो कुछ आया है, उसकी जो अंतर वस्तु है, उसका जो अर्थ है, उसका जो अभिप्राय है, उसमें वो समाज किस रूप में आया है, वो समाज किस रूप में प्रकट हुआ है, और आखिर में ये कि उस समाज ने उस रचना को किस तरह ग्रहण किया है। उस समाज ने भी जिसमें उसकी रचना हुई है और उसके बाद के समाजों ने भी उससे किस तरह का संबंध बनाया, वो किस तरह से उससे प्रभावित हुए। जब इस तरह का विश्लेषण किया जाता है तो हमारे सामने जो चीज़ होती है उसको हम समाजशास्त्रीय समीक्षा या समाजशास्त्रीय आलोचना कह सकते हैं। समाजशास्त्रीय आलोचक उस रचना को सफल रचना मानता है जिसमें समाज के किसी गहरे यथार्थ को प्रभावशाली तरीके से, गहराई के साथ, सच्चाई के साथ व्यक्त किया जा सका हो। अगर कोई रचना सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करती है तो वो शायद आलोचक की दृष्टि में सफल रचना नहीं होगी। पर एक दूसरा आलोचक भी हो सकता है जो ये कहे कि हर रचना, चाहे वो सफल हो चाहे विफल हो, वो अपने आप में किसी सामाजिक यथार्थ या किसी सामाजिक मांग का परिणाम है। विफल रचनाओं का अध्ययन करके भी हम उस समाज के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं जिस समाज ने उस रचना को जन्म दिया है। तो समाजशास्त्रीय समीक्षा केवल उन्हीं रचनाओं के प्रसंग में महत्वपूर्ण नहीं है जो रचनाएं सफल मानी गई हैं, श्रेष्ठ मानी गई हैं, महान मानी गई हैं। समाजशास्त्रीय आलोचक लोकप्रिय साहित्य को भी अपनी विवेचना का विषय बना, फिल्मी गानों का भी वो आलोचक होता है, क्योंकि सब कुछ जो कहा गया, लिखा गया, वो किसी न किसी रूप में समाज के बारे में हमें बताता है। तो आधार मान्यता पहले ही हम आपसे कह चुके हैं कि वो क्या है। वो यही है कि कला जीवन सापेक्ष होती है, साहित्य जीवन सापेक्ष होता है, साहित्य जीवन से संबंधित होता है, जीवन से कटा हुआ नहीं होता। अब जीवन से उसका संबंध कैसा होता है, इसको लेके अलग अलग विचार हो सकता। एक बहुत पुरानी बात है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। दर्पण इस अर्थ में तो कह सकते हैं कि वह किसी न किसी सामाजिक यथार्थ को प्रकट करता है। हमारी हर क्रिया किसी न किसी सामाजिक यथार्थ को प्रकट करती है। लेकिन साहित्य का काम क्या केवल जो है वास्तव में उसको ज्यों का त्यों चित्रित कर देना होता है, या उस सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करना भी होता है? अगर हस्तक्षेप करना है, अगर साहित्य का हस्तक्षेप है, तो उसमें ऐसा बहुत कुछ होना चाहिए जो उस यथार्थ को बदलने की कोशिश करे, ऐसा बनाने की कोशिश करे जैसा कि होना चाहिए।
और इसके लिए वो उसमें कल्पना का या आदर्श का या आलोचना का या व्यंग्य का सन्निवेश कर सकता है। अब अगर हम साहित्य की समाजशास्त्रीय समीक्षा के इतिहास पे ध्यान दें, उसकी खोज करें, तो हम पाएंगे कि प्लेटो से ही वो बात शुरू हो जाती है। 4वीं सदी ईसा पूर्व में वे प्लेटो ही थे, अफलातून ही थे, जिन्होंने कविता और समाज के रिश्ते पे गहराई से विचार करते हुए ये कहा था कि किसी आदर्श राज्य में किसी कवि की जगह नहीं होनी चाहिए, कवि को निकाल देना चाहिए समाज से बाहर। क्योंकि प्लेटो ये मानते थे कि कवि समाज की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देते हैं। कवि किसी मर्यादा को नहीं मानते, और ख़ास तौर पे ऐसे कवि जो बहुत लोकप्रिय होते हैं, वो लोगों की वासनाओं को उत्तेजित करते हैं, उनके निम्न स्तरीय भावनाओं को उत्तेजित करते हैं। कविता या साहित्यिक कलाएं, जिसमें भाषण भी शामिल है, लोगों के मनोभावनाओं को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करती हैं, क्योंकि वो उनकी भावुकता को जगाती हैं और विचारशीलता को बाधित करती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अच्छा होगा कि समाज में कवि ना हों, ऐसे लोग ना हों जो भावनाएं भड़काने का काम करते हैं, और अगर वो हों तो उन्हें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। उन्हें ऐसी कविता या ऐसी रचना करनी चाहिए जो सुनने वालों को, पढ़ने वालों को एक आदर्श की ओर ले जाए। आगे जब हम आधुनिक ज़माने में आते हैं, तो सबसे पहले जिन चिंतकों ने साहित्य के सामाजिक संबंध पर विचार किया, उसमें 18वीं सदी की मदाम द स्टाल का नाम प्रमुख है। उन्होंने अपने विस्तृत अध्ययन से दिखाया कि किस तरह एक ख़ास समय में ख़ास समाज के रीति रिवाज, उसकी संस्कृति, उसकी मान्यताएं, उसके विचार, उसकी पसंद नापसंद उस समाज के साहित्यिक रूपों का निर्माण करता है। यानी आप किसी समाज के साहित्य को देखें तो उससे आप उस समाज के चरित्र को या उन लोगों के राष्ट्रीय चरित्र को जान सकता हूँ। किस हद तक ये बात सही है, इस पे थोड़ी बहस की जा सकती है, लेकिन यहाँ तक तो ये बात सही ही है कि कोई रचना जिस समाज की उपज होती है, उस समाज की छाप उस पे ज़रूर नज़र आती है। इसलिए कबीर और तुलसीदास ने जिस तरह की कविता की है, उस तरह की कविता आपको किसी यूरोपीय देश में नहीं मिलेगी। कबीर और तुलसीदास दोनों के यहाँ वर्णाश्रम एक मुख्य विषय है। कबीर उसका विरोध करते हैं, तुलसीदास उसकी मर्यादा को स्वीकार करते हुए उस पर जोर देते हैं। दोनों को लेकर बहस की जा सकती है, लेकिन वर्ण व्यवस्था की संवेदना भारत के अतिरिक्त कहीं और, किसी और देश के साहित्य में नहीं मिलेगी। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है जो बताता है किस तरह एक समाज अपने साहित्य को प्रभावित करता है। 19वीं सदी में मार्क्सवादी विचार ने समाज और साहित्य के रिश्ते पे बहुत गहराई से विचार किया। हालांकि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने सीधे सीधे साहित्यिक सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किए, हालांकि वो साहित्य प्रेमी लोग थे, उन्होंने साहित्य की चर्चा की है, साहित्य की आलोचना भी की है। लेकिन मार्क्सवाद ने पहली बार मजबूती से ये बात कही थी
कि साहित्य का संबंध समाज के इतिहास से होता है। जैसे हर चीज़ इतिहास से जुड़ी हुई है, वैसे ही साहित्य भी इतिहास से जुड़ा हुआ है। और किसी एक सामाजिक व्यवस्था में कई बार साहित्य का काम ये होता है कि उस सामाजिक व्यवस्था के जो निर्धारक मूल्य हैं उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाए। जाहिर है वो मूल्य उस व्यवस्था के जो शासक हैं उनके हितों के अनुरूप होते हैं। इसलिए मध्यकाल के साहित्य में आप देखेंगे कि धर्म का बोलबाला है और धार्मिक मूल्यों को, भक्ति की भावना को उस जमाने के साहित्य के माध्यम से सबसे अधिक प्रचारित किया जाता है। यानी जिसको जो मिला है वो उसके कर्मों का फल है और भगवान ही सब कुछ देने वाला है। तो किसी गरीब को किसी अमीर से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, अपने कर्मों के फल से संतुष्ट होना चाहिए और भक्ति की भावना के साथ, ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति समर्पण की भावना के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए ताकि अगले जन्म में उसका फल मिल सके। इस तरह का साहित्य असल में ख़ास तरह की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है। इसको वो आइडियोलॉजी या विचारधारा भी कहते हैं। साहित्य के माध्यम से शासक वर्ग की विचारधारा को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने का काम किया जाता है। लेकिन साहित्य उन लोगों की तरफ से भी आ सकता है, उन लोगों की तरफ से भी रचा जा सकता है जो इस शासक वर्गीय विचारधारा का विरोध कर रहे हों, जो उस समाज के अन्याय के शिकार हों। वो अपने विद्रोह को वाणी देने के लिए भी साहित्य का इस्तेमाल कर सकता है। पर वो विद्रोह जो समाज के भीतर से पैदा हो रहा है वो साहित्य के माध्यम से अपने को प्रकट कर सकता है, पर वो प्रतिरोध का या विरोध का साहित्य होगा। तो साहित्य और समाज के बीच गहरे रिश्ते हैं, ये मार्क्सवादी दृष्टि से हमें मिली। पर मार्क्सवादी आलोचना के लिए केवल इतिहास और साहित्य का संबंध ही पर्याप्त नहीं है। ये भी ज़रूरी है कि इतिहास को द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टि से देखा जाए। तो इतिहास के विकास के भी अपने नियम हैं। इतिहास महान नायकों से, राजाओं से, बादशाहों से नियंत्रित नहीं होता। इतिहास उत्पादन की प्रणालियों के परिवर्तन के साथ साथ बदलता है। तो साहित्य की ऐतिहासिक दृष्टि और इतिहास की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टि, इन दोनों का जब मेल होता है तो मार्क्सवादी साहित्यिक दृष्टि सामने आती है। इसके सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक हैं हंगेरियन चिंतक लुकाच, जिन्होंने उपन्यास के समाजशास्त्र पर गहराई से विचार किया था और जिन्होंने ये बताया था कि आधुनिक ज़माने में महाकाव्य क्यों नहीं लिखे जाते। महाकाव्य इसलिए नहीं लिखे जाते क्योंकि महाकाव्य एक ऐसी रचना है जिसमें सब कुछ पहले से निर्धारित होता है, सब कुछ प्रदत्त होता है, गिवन है। नायक कैसा होगा, उसके आदर्श कैसे होंगे, उसके जीवन में घटनाएं कैसी घटेंगी, उसके लोगों से संबंध कैसे होंगे। आधुनिक ज़माने में इनमें से कोई भी बात सुनिश्चित नहीं होती है। आधुनिक समाज एक समस्याग्रस्त समाज है, इसलिए वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए उपन्यास की खोज करता है, क्योंकि उपन्यास में कुछ भी निश्चित नहीं होता। लुकाच कहते हैं कि उपन्यास एक समस्याग्रस्त समाज के समस्याग्रस्त नायक की जीवन समस्याओं का दस्तावेज है। जाहिर है कि इससे
एक साहित्यिक विधा के रूप में उपन्यास को समझने की एक गहरी नज़र हमें मिलती है। इस तरह से साहित्य की समाजशास्त्रीय आलोचना हमें साहित्यिक रचनाओं के और करीब ले जाती है। वे क्यों आई, उनका मतलब क्या है, एक विधा क्या कहती है, एक विधा समाज की किन आवश्यकताओं से पैदा हुई है, ये बात हमें समाजशास्त्रीय आलोचना ही बता सकती है। 20वीं सदी में नई समीक्षा का जब विकास हुआ, जिसके साथ मैथ्यू आर्नल्ड का, एफ.आर. लेविस का, रेमंड विलियम्स का नाम जुड़ा हुआ है, तो इन लोगों ने, हालांकि ये रचना की स्वायत्तता पर जोर देते थे, इस बात पर बहुत जोर देते थे कि किसी साहित्यिक रचना को उसके सामाजिक संदर्भों के साथ नहीं देखना चाहिए। रचना को किसी सामाजिक यथार्थ या किसी सामाजिक घटना के दस्तावेज या डॉक्यूमेंट के रूप में ही देखना चाहिए, क्योंकि साहित्यिक रचना उस सामाजिक यथार्थ के दस्तावेज से कुछ अलग होने की कोशिश करती है। वो अखबार की रिपोर्ट नहीं है, साहित्य अखबार की रिपोर्ट नहीं जिसमें तथ्यों का, सूचनाओं का वर्णन होता है। इसलिए साहित्य कितना श्रेष्ठ है कितना नहीं है, वो इस पर निर्भर नहीं करता कि वो यथातथ्य कितना है यथार्थ के प्रति। इसके बावजूद वो जब रचना की स्वायत्तता की बात करते हैं, उसके सौंदर्य की बात करते हैं, तो उसके नैतिक पहलू को नहीं भूलते कि वो सारे नए समीक्षक ये मानते थे कि साहित्य आधुनिक जमाने की नैतिकता है। पुराने जमाने की नैतिकता थी धर्म, पर धर्म अपनी प्रामाणिकता खो चुकी है। धर्म के नैतिक नियमों को मानने के लिए आधुनिक मनुष्य का विवेक तैयार नहीं है। तो ऐसे समाज में साहित्य मनुष्य के लिए एक नई नैतिकता की खोज करता है। तो जाहिर है कि रचना को या साहित्य को स्वायत्त मानते हुए भी उसके नैतिक और सामाजिक अभिप्राय के महत्व को नए समीक्षक स्वीकार करते थे। 20वीं सदी में जब ये बात और आगे बढ़ती है तो हमें फ्रैंकफर्ट स्कूल के चिंतक मिलते हैं, जैसे हॉखाइमर, अडोर्नो, मार्कूस, एरिक फ्रॉम, वाल्टर बेन्यामिन इत्यादि। ये बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं, ये साहित्य के और समाज के बड़े चिंतक हैं। इनको मार्क्सवाद के पश्चिमी संस्करण का निर्माता भी माना जाता है, नहीं पश्चिमी मार्क्सवाद का जनक भी माना जाता है। ये सभी लोग बुनियादी तौर पर मार्क्सवादी थे, पर ये सांस्कृतिक गतिविधियों के महत्व को समझते थे। वे पुराने किस्म के मार्क्सवादियों की तरह ये नहीं मानते थे कि जीवन की सारी लड़ाइयाँ केवल ज़मीनी आर्थिक संघर्ष के जरिए ही हल होनी हैं। संस्कृति का इलाका भी, कला का इलाका भी, साहित्य का इलाका भी संघर्ष का एक बड़ा इलाका है और इसे समझने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे ज़माने की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों, उत्पादों का एक सामाजिक चरित्र है। पूंजीवाद खास तरह के सामाजिक रूपों को जन्म देता है। सिनेमा या मास मीडिया या विज्ञापन या इस तरह की तमाम चीज़ें ये पूंजीवाद की ज़रूरतों से पैदा हुई हैं और ये चीज़ें मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करने की कोशिश करती हैं ताकि वो पूंजीवाद के बाज़ार में एक उपभोग वस्तु की तरह या केवल एक क्रेता या विक्रेता की तरह सामने आ सके। इसी तरह 20वीं सदी में केनेथ बर्क एक बड़े चिंतक हैं, केनेथ बर्क, जिनको समाजशास्त्रीय आलोचना से जोड़ा जाता है, जो
जीवन साधन के रूप में साहित्य को देखते थे। मानते थे कि मनुष्य प्रतीकों की दुनिया में रहता, मिथकों की दुनिया में रहता, हम खुद अर्थ देते हैं अपनी दुनिया को। मनुष्य अगर अर्थ न दे तो दुनिया निरर्थक है। उसी का एक हिस्सा साहित्य भी है। इसलिए साहित्य एक सामाजिक सत्ता है, सामाजिक अर्थवत्ता है। उसलिए साहित्य को सामाजिक दृष्टि से समझने की जरूरत है। तो इस तरह से साहित्य के समाजशास्त्रीय आलोचना के इतिहास की हमने एक झलक देखी। हिंदी में भी साहित्य और समाज के रिश्ते पर गहराई से विचार किया गया है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, इनमें से रामविलास जी, मुक्तिबोध और नामवर सिंह तो मार्क्सवादी थे। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन साहित्य और समाज के रिश्ते को महत्व देते थे, जोर देते थे उस पर। तो साहित्य की समाजशास्त्रीय समीक्षा, साहित्य की समाजशास्त्रीय आलोचना, साहित्य के बारे में हमें ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर तक ले जाती है जिनके उत्तर हमें सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा से नहीं मिल सकते। सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा, काव्य शास्त्रीय समीक्षा, शास्त्रीय दृष्टि से, कला की दृष्टि से एक रचना कितनी मुकम्मल है ये बता सकती है, लेकिन वो आई क्यों, उसका सामाजिक आशय क्या है, मनुष्य ने उसकी खोज की क्यों, और मनुष्य की उस खोज से उसके सामाजिक जीवन पर असर क्या पड़ा, ये बातें हमें शुद्ध सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना से नहीं मिल सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।